हेलो बेटा, चलिए हम लोग अगला केस देखते हैं। हम लोग आज बात करेंगे दो प्रोजेक्टाइल मोशन के बीच में कैसे रिलेटिव मोशन होता है और उन चीज़ों को यह समझना है कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन कैसे नजर आएगा। इससे संबंधित कई क्वेश्चंस किताबों में दिए हैं, है ना, और वो सारी वैरायटी की चीज़ें हम लोग लगभग कवर कराएंगे आपको यहाँ पर। तो चलिए भैया देखते हैं केस नंबर 5। केस 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल मोशन। रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल मोशन, हमको ये चीजें देखनी है क्या है, इसकी चीजों को हम समझते हैं। जैसे कि मैंने ऐसे क्या किया कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन यहां पर लिया एक बॉल का, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, एक बॉल यहां पर है, इसको मैं बोल देता हूं बॉल नंबर 1। इस बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है U1 से, एंगल हमारे पास दिया है θ1। तो ये कैसे जाएगी, तो हम जानते हैं इस तरीके से अपने पाथ को ट्रेवल करेगी। फिर अगला मैंने एक और बॉल ली, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, हमारे पास यहां पर एक बॉल है, ये है बॉल 2। इस बॉल 2 को हमने U2 से फेंका θ2 एंगल से, तो ये भी अपने एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी इस तरीके से। तो हम लोग देखने वाले क्या है कि एक बॉल पर बैठी है और दूसरे का मोशन ऑब्जर्व करिए। अच्छा, दूसरे का जब मोशन ऑब्जर्व करेंगे तो क्या क्या चीजें देखनी है, तो हमें वेलोसिटी देखनी है एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में क्या है, वाई डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट बॉल का एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का क्या है, एक्स डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में कितना है, एक्सेलरेशन कितना है एक के रेस्पेक्ट में दूसरे वाली बॉल का एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। फाइनली हमें कुल मिला के ये सब देखना है। तो यहां से देखिए, समझिए इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसका कंपोनेंट लिखिए यहां पर। तो बॉल 1 का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, बॉल 1 का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो यहां से कितना आएगा, आपके पास आएगा U1 cos θ1। यहां से कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर U1 sin θ1। θ1 और U1। यहां से देखिए, यहां से क्या लिखोगे आप, यहां से लिखोगे बॉल 2 का एक्स डायरेक्शन में और बॉल 2 का वाई डायरेक्शन में। इसके कंपोनेंट क्या लिखोगे आप, तो लिखोगे यहां से U2 cos θ2 और यहां से लिखने वाले हैं हम लोग U2 sin θ2। ये हमें कुल मिला के लिखना है। अब तुम्हें देखना है यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटीज क्या हो सकती हैं। तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं हम, तो वो देखिए, जैसे मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन एक्स डायरेक्शन, क्या लिखना चाहिए आपको, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस का वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फाइनली हमारे पास जो वैल्यूज दी हैं उन वैल्यूज को आप रखिए यहां से, तो आ जाएगा हमारे पास U1 cos θ1 माइनस का U2 cos θ2। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फिर अगला हम लोग बात करें वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन वाई डायरेक्शन, क्या आएगा, तो आप देख के बताइए क्या होना चाहिए। तो भैया सीधी सी बात है, वाई डायरेक्शन वाली को सबट्रैक्ट कर लीजिए। यहां से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 इन वाई डायरेक्शन माइनस का वेलोसिटी ऑफ 2 इन वाई डायरेक्शन। आप इनकी वैल्यू को उठा के रखिए, हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हो जाएगा हमारे पास U1 sin θ1 माइनस का U2 sin θ2। तो हमारे पास ये आ गया। तो हमने वेलोसिटी को दोनों डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, हम ये जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हो रहा है तो ये तुम्हारा इस तरीके से यहां पर G एक्ट करेगा। अच्छा, अगर G को देखेंगे तो G हम जानते हैं इस वाली बॉल का G किस डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे कि सर एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 1 जो है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में मिल रहा है और वो भी माइनस का G मिल रहा है। बॉल एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 1 इन एक्स डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर 0 है। इसका क्या बोलोगे आप, यहां से बोलोगे कि बॉल 2 का भी वाई डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है जो कि -G लिखोगे, और बॉल 2 का एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, तो सर बोलोगे सर ये 0 होगा।
अगर मैं इनको भी इनका भी रिलेटिव लिखता हूं तो देखिए क्या आएगा। तो आप पहले इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। देखो, अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन एक्स डायरेक्शन लिखना है तो क्या लिखेंगे? आप लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 1 इन एक्स डायरेक्शन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 2 इन एक्स डायरेक्शन। आप जानते हो दोनों ही जीरो है, तो जीरो माइनस जीरो तो जीरो आना है। तो आपका एक्सेलरेशन एक बॉल का दूसरे बॉल के रेस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में जीरो आया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम वाई डायरेक्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इन वाई डायरेक्शन। हमारे पास क्या आने वाला है? हम लोग लिखने वाले हैं एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 1 इन वाई डायरेक्शन माइनस का एक्सेलरेशन ऑफ 2 इन वाई डायरेक्शन। आपके पास माइनस का जी और प्लस का जी बन जाएगा, अभी भी जीरो ही आया। फाइनली अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में आप देख लीजिए, एक्सेलरेशन तो आपका जीरो ही आएगा जब हम रिलेटिव देखेंगे तो ये ध्यान रखिए कि अगर एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल में भी अगर रिलेटिव जीरो है और अगर वर्टिकल में भी जीरो है तो एक बात तो कंफर्म है कि हमारा जो पाथ होगा एक बॉल पर दूसरे बॉल को देखने के लिए, मतलब जैसे मान लो बॉल 1 पे हम बैठ गए और 2 को देखना है, या 2 पर बैठ गए 1 को देखना है, तो कंफर्म है कि इसमें कि इन दोनों के एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्स और वाई डायरेक्शन में जीरो आ रहे हैं। और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो रिलेटिव जो पाथ दिखेगा वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या पूरी सीन को समझाते हैं आपको। देखिए हमारे पास अगर हम यहां से देखें तो मैंने बोला कि अगर आपको रिलेटिव पाथ देखना है तो कैसा होगा, तो ये वाई डायरेक्शन ये एक्स डायरेक्शन। उससे पहले हम कुछ चीजों को और समझ लेते हैं, जैसे कि उनकी वेलोसिटीज कैसे आएंगी रिलेटिव, वो तो आपने इनिशियल निकाल लिया। टाइम डिपेंडेंट कैसे आएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। तो चलो भैया पहले देखते हैं, जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटीज। क्या होगा, पहले लिखते हैं इन एक्स डायरेक्शन। अगर एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी देखना है तो क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल 1, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन एक्स डायरेक्शन प्लस का एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन एक्स डायरेक्शन इनटू का टी। आप जानते हो कि ये वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई थी, तो आप बताइए यहां से कितना होगा? यहाँ पर u1 cos थीटा 1 माइनस का u2 cos थीटा 2, और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन आप जानते हो रिलेटिव जीरो है। यहां से हमने क्या देखा कि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। पहले ही अपने आपको बता दिया था कि एक्सेलरेशन रिलेटिव दोनों ही डायरेक्शन में जीरो है, एक्स में भी और वाई में भी है। अगर तुम यहां से तो वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव, तो अगर वाई में चेक करें तो वाई में भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन वाई डायरेक्शन प्लस का एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन वाई डायरेक्शन इनटू का टी। अभी भी हमारे पास ये क्या है, अभी भी ये जीरो है, अभी भी हमारे पास ये जीरो है। तो ये क्या है, इसको आप जानते हो, अभी आपने लिखा था u1 sin थीटा 1 माइनस का u2 sin थीटा 2। जब रिलेटिव वेलोसिटी आपको लिखी थी दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ, ग्राफ जो डायग्राम बनाया था उसके साथ हमने ये वैल्यू लिखी थी वहां पर, तो वही वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। देखिए यहाँ पर भी क्या आया, रिलेटिव वेलोसिटी अगर हमें देखना है तो चाहे एक्स डायरेक्शन में देखिए चाहे वाई डायरेक्शन में देखिए, यहाँ पर चेंज होने वाली नहीं है। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ना हो तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। तो पाथ स्ट्रेट लाइन है तो सीधी सी बात आप कह सकते हो कि इस तरीके से बॉडी इस रास्ते पे चलेगी, मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन बता रहे हैं। मोशन ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू बॉल 2, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन क्या होगा ये हमको देखना है। क्लियर है? तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां पर कोई एंगल थीटा यहां पर बनेगा, तो इस थीटा एंगल को कैसे निकालोगे? तो आप जानते हो कि यहां पर आपका रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एक आएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू इन वाई डायरेक्शन, और इधर आएगी आपके पास वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू
2 इन x डायरेक्शन। तो अगर आपको यहाँ पर थीटा कैलकुलेट करना है तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 y डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन x डायरेक्शन, अगर आप ये निकाल लेंगे तो यहाँ से आपका थीटा निकल आएगा। फिर एक बात ये भी आती है कि टाइम के रेस्पेक्ट में ये पाथ कैसे चलेंगे। तो टाइम के रेस्पेक्ट में पाथ चलने के लिए हम लोग पाथ के बारे में बात कर रहे हैं, और पाथ के बारे में देखिए हमें क्या क्या निकालना है। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, वो भी आपने निकाली टाइम के हिसाब से, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। एक्सेलरेशन रिलेटिव निकाल लिया आपने, वो भी आ गया आपका। ठीक है, अब आपको करना है यहाँ पर कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का, वो कैसा आ रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं भैया। चलिए देखिए, तो हमें देखना है यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू बॉल 2, एक बॉल के रेस्पेक्ट में दूसरे बॉल का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, अब हमें इसको देखना है। तो भैया यहां से क्या करेंगे हम, आप पहले देख लीजिए कि एक्स डायरेक्शन में चेक कर लेते हैं पहले इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, तो आप लिखो पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन एक्स डायरेक्शन इनटू का टी प्लस का हाफ इनटू का एक्सीलरेशन, कौन सा एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव और टी स्क्वायर। तो ये आप पहले से जानते 0 है, आपने ये निकाला था कितना था u1 cos थीटा 1 माइनस का u2 cos थीटा 2 और टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये आ गया, ये लो, क्लियर है। तो ये आ गया आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। अगला हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि वाई डायरेक्शन में हमारे पास किस तरीके का डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो आप लिखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू u ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन वाई डायरेक्शन इनटू का t प्लस का हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन वाई डायरेक्शन इनटू का टी स्क्वायर। हमारे पास ये टर्म फिर से 0 है। अब अगर हम यहां से देखें तो हमारे लिए क्या बनेगा, तो हम लोग फिर से लिखने वाले हैं u1 sin थीटा 1 माइनस का u2 sin थीटा 2 इनटू का टी, ये आ गया आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। अच्छा, अगर आपसे कोई नेट डिस्प्लेसमेंट पूछे तो कैसे निकालोगे, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ये लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन एक्स डायरेक्शन आई कैफ प्लस का डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन वाई डायरेक्शन और ये जे कैफ। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये लिखोगे, और अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप मैग्नीट्यूड को अच्छे से जानते हैं, अंडर रूट लगाइए और इनका स्क्वायर कर दीजिए और हमारे पास इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये है हमारा इंडिविजुअल एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और ये है नेट डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव। इसी तरीके से वेलोसिटी भी क्या हम लोग रिलेटिव लिख सकते हैं। हाँ, हमने एक्स और वाई में रिलेटिव तो लिखा था, बट अगर हम देखें तो हम लोग उसको नेट वेलोसिटी भी लिख सकते हैं रिलेटिव का। देखिए कैसे लिखना है वो भी देखिए। जैसे पीछे हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो क्या था, तो अगर रिजल्ट देखें तो हमारे पास था u1 cos थीटा 1 माइनस का u2 cos थीटा 2, ठीक है। और अगर हम बात करें y डायरेक्शन में रिलेटिव क्या था, तो u1 sin थीटा 1 माइनस का u2 sin थीटा 2। अगर देखें तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है नेट, तो हमारे पास तो ये आ जाएगा आई कैफ जे कैफ। बाकी अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप इसको भी ये लिख सकते हैं। यार देखिए रियल में हम लोगों ने जो इसका पाथ देखा था ना रिलेटिव, ये वाला जो पाथ था सीधा जो चल रहा था इस पर,
तो वेलोसिटी इस पर पार्टिकल की कौन सी होगी, वो ये होगी, और इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कौन सा होगा, तो ये कोई एक्स और वाई नहीं है, ये नेट है। तो हमने जो नेट वाला बताया ये वाला, वो ये वाला यहां पर चल रहा होगा, है ना। पार्टिकल अगर ये पाथ मैंने दिखाया है, इसका मतलब है कि पार्टिकल की वेलोसिटी, एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में कितनी है। तो ये तो ना तो एक्स है ना तो वाई है, ये नेट है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी आपका इसी पे आएगा, जैसा भी आएगा। तो टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। उसका रीजन क्या है कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों में 0 आया था। तो ये एंगल हमारा थीटा था। थीटा कैसे निकाला था वो आप जानते हो, इसको कंपोनेंट कर सकते हैं हम, दोबारा से लिख लेते हैं, ये और ये। तो हमारे पास tan थीटा जो आया था वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इन एक्स डायरेक्शन, इससे हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया था। देखिए जैसे हमने ये आपको जो बेसिक कहानी जो समझाई है, इसको हम कई तरीके से देखते हैं। जैसे कि हमने अभी जो केस लिया वो ये लिया है कि हमारे पास एक बॉल यहां पर है, उसको हमने आगे की तरफ फेंका और वो प्रोजेक्टाइल मोशन किया। केस 1 में हमारा यही था कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से बॉल को प्रोजेक्ट करना। दूसरा भी मैंने केस यही लिया कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया, बट सेम डायरेक्शन में किया। उसकी कहानी ये, आपको कई क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेगी कि एक पार्टिकल इधर से फेंका गया, एक पार्टिकल इधर से फेंका गया। वो हम आपको अगले लेक्चर में कराएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस जो भी बनेंगे। बेसिक कहानी इसकी वही है जो मैं आपको बता रहा हूं। और चीजें इसमें समझते हैं, इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी लेते हैं। इसके बाद देखिए समझिए, हमारे पास जो वेलोसिटी का रिलेशन आया है, वो वेलोसिटी का रिलेशन क्या है पहले देख लीजिए। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास दिया है u1 cos थीटा 1 माइनस का u2 cos थीटा 2। ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये इनिशियल भी है और ये फाइनल भी है। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो u1 to x, ये हमारी स्टार्टिंग की भी है और फाइनल भी है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं। तो क्वेश्चन में ये आता है कि अगर मैं बोलूं कि अगर बॉल 1 का 2 के रेस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन ना हो, या हम ये कहना चाहें कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो। मेरा ये कहना है जैसे मान लो बॉल यहां से हमने इसको इधर फेंका और उसको उधर फेंका, इस पार्टिकल पर मैं बैठ के दूसरे वाली पार्टिकल को देख रहा हूं और ऐसा लगे कि ये वाले पे जब मैं बैठा हूं दूसरा वाला चले ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। तो अगर मैं बोलूं कि इफ वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इन एक्स डायरेक्शन इज 0, देन हम क्या लिखेंगे फिर इसमें, हम लिखेंगे u1 cos थीटा 1 माइनस का u2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू 0, और इससे हम समझे कि u1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू u2 cos थीटा 2। इस रिलेशन से क्या पता चला कि रिलेटिव मोशन एक्स डायरेक्शन में तो नहीं है, तो कंफर्म है कि रिलेटिव मोशन वाई डायरेक्शन में जरूर होगा। ध्यान रखना इस बात को, जो मैंने शब्द बोला इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने क्या बोला कि अगर बॉल 1 पर बैठ के बॉल को 2 पर देखना है और आपको एक्स डायरेक्शन का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर आपको नजर नहीं आ रही है, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी अगर नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब हुआ कि दोनों की वेलोसिटी सेम है एक्स डायरेक्शन में। तो यहां से एक बात कंफर्म है कि वाई डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन फिर जरूर होगा। तो अगर एक्स डायरेक्शन में नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, रिलेटिव मोशन इज हैपनिंग इन वाई डायरेक्शन। क्योंकि हमारे मतलब हॉरिजॉन्टल वाले में क्या है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा रेस्ट में नजर आ रहा है, तो कंफर्म है कि वाई में नजर ऐसा नहीं आएगा। इसका उल्टा केस एक और देखते हैं, देखिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अगर मैंने बोला कि आपको वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इन वाई डायरेक्शन, क्या लिखोगे आप, ये स्टार्टिंग की वेलोसिटी यही रहनी है क्योंकि चेंज होनी नहीं है। तो u1 sin थीटा 1 माइनस का u2 sin थीटा 2। अगर मैं यहां पर ये कहानी बोल दूं कि इफ रिलेटिव मोशन इन वाई डायरेक्शन इज 0, अगर रिलेटिव वेलोसिटी अगर वाई डायरेक्शन में अगर 0 है,
तो क्या होगा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टिकल एक पर बैठा है, मतलब एक ऑब्जर्वर है, एक पार्टिकल वन पर बैठा है, मतलब बॉल वन पर बैठी है। तो अगर पार्टिकल टू को अगर हम देखें, बॉल वन पर बैठ के टू को देखते हैं और वाई डायरेक्शन में अगर पार्टिकल मूव करे तो उसके रेस्ट में नजर आए, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में सेम है। तो भैया यहां से हम क्या लिखने वाले हैं, u1 साइन थीटा वन माइनस का u2 साइन थीटा टू इज इक्वल टू 0। u1 साइन थीटा वन इज इक्वल टू u2 साइन थीटा टू, ये बराबर आ गए। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बराबर आनी चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 है, तो सीधी सी बात दोनों की सेम होगी। ये वैसी बात है जैसे कि एक कार पे तुम चल रहे हो, जो कार की स्पीड है 70, और तुम्हारे सेम डायरेक्शन में ही एक कार और 70 से चले, और फिर तुम देखना तो हमेशा ऐसा लगेगा कि वो रेस्ट में ही है। तो वैसी कहानी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव मोशन इज हैपनिंग इन एक्स डायरेक्शन। अगर हमारे पास वाई डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो कंफर्म है कि एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, ये जो अभी बता रहे हैं, ये रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में होगा और किस में नहीं होगा, इससे संबंधित क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे आपको, है ना। तो अभी आज जो लेक्चर पढ़ाया उसके ऊपर ये वाले पॉइंट को छोड़ के इससे पहले की जितनी भी कहानी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे। चलिए भैया, एक क्वेश्चन लिया मैंने, एक बॉल यहां पर है, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है 37 डिग्री पर। यह है बॉल वन, इसे कह दो बॉल वन। एक और मैंने बॉल इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकी, इधर की तरफ 53 डिग्री पर और 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इसको बोल दे रहा हूं मैं वॉल टू। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करिए आप। फाइंड पहला पार्ट वेलोसिटी ऑफ बॉल वन विद रेस्पेक्ट टू टू, दूसरा पार्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल वन विद रेस्पेक्ट टू टू, और एंगल कितना होगा जिस पे वो चलेगा। फाइनली आपको ये निकालना, और कितने टाइम में, इन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बारे में बात हो रही है, तो हमें ये 3 बेसिक कहानी इसमें समझनी है। जरा समझिए कैसे करना है। अगर हम यहां से बात करें, सबसे पहले बॉल वन के लिए देख लेते हैं। फॉर बॉल वन, उसके लिए u1 x क्या लिखो, तो आपके पास आएगा 20 cos 37। जरा चेक करिए, ये कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, 20 cos 37। इधर का कंपोनेंट क्या होगा, तो होगा 20 sin 37। आप जानते हो इसे बोलेंगे u1 x और इसे बोलेंगे u1 y। यहां पर बताओ, यहां पर लिखेंगे 10 cos 53, यहां कितना आएगा 10 sin 53। तो देखो भाई साहब, यहां से क्या बनेगा, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 20 इंटू 4/5, 5 से इसे काटिए, वैल्यू आ गई आपके पास 16 मीटर पर सेकेंड। ये है एक्स डायरेक्शन में बॉल वन की। बॉल वन की वाई डायरेक्शन में कितनी आएगी, तो लिखिए 20 sin 37। तो 20 इंटू का sin 37 मतलब 3/5, इससे काटिए ये 4, वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन अगर पूछे पार्टिकल का वन का एक्स डायरेक्शन में, तो 0 है। पार्टिकल वन का वाई डायरेक्शन में होगा तो माइनस का जी लिखिए। फाइनली ये हमको गिवन है। अच्छा, अगर बॉल टू का देखें, तो बॉल टू का क्या है हमारे पास, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल वन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल टू इन एक्स डायरेक्शन क्या लिखोगे, आप लिखोगे 10 cos 53। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू का 3/5, ये कट गया, हमारे पास आ गया 6 मीटर पर सेकेंड।
इसी तरीके से बॉल 2 का y डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, तो 10 sin 53, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10 इंटू का 4/5, यहां से कट गया, आपके पास आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 2 इन x डायरेक्शन कितना होगा, तो 0 है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 2 इन y डायरेक्शन कितना होगा, तो -g है। फाइनली हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इस वैल्यूज को मैं यहां लिख लेता हूं। u1 x की वैल्यू जो है वो 16 है, और u1 y की वैल्यू जो दी है वो आपको 12 दी है। u2 x की वैल्यू जो दी है वो आपको 6 दी है, और u2 y की वैल्यू दी है आपको 8 दी है। बाकी एक्सेलरेशन आप जानते हो वो तो कांस्टेंट है, जो भी वैल्यू दी है, ये वाला 0, ये g कांस्टेंट, ये 0 और ये g कांस्टेंट, ये तो हम जानते हैं पहले से। इसको देखते हुए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इसकी लिखते हैं। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी लिखें तो पहले स्टार्टिंग की लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इन x डायरेक्शन। क्या लिखोगे आप, तो भैया आप लिखोगे यहां से u1 cos θ1 माइनस का u2 cos θ2। बेसिकली ये है क्या, u1 x माइनस का u2 x। तो u1 कितना दिया है तुम्हारे पास 16, वो कितना दिया है 6। बेसिकली आपकी रिलेटिव वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आ गई 10। ठीक है, ये आपके पास 10 आ गई। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो इसको तो ऐसे लिख सकते हो आप 10 मीटर पर सेकेंड आई के। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। इसी तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी आपको y डायरेक्शन में लिखनी है तो क्या लिखोगे, तो u1 sin θ1 माइनस का u2 sin θ2। ये वैल्यू है क्या बेसिकली, तो y डायरेक्शन में बॉल 1 की और y डायरेक्शन में बॉल 2 की। बॉल 1 की कितनी है तो आप लिखोगे 12, बॉल 2 की कितनी है तो आपके पास है 8। बेसिकली आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक और चीज है, मैंने आपको यह भी बताया था कि पीछे की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है क्योंकि एक्सेलरेशन रिलेटिव 0 है। इनफैक्ट y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आता है। तो आप इसे ये कह सकते हैं कि हमारे पास v1 2x ही ये वैल्यू है हमारे पास, और यहां पर आपके पास देखा जाए तो ये आपके पास v1 2y है, क्योंकि ये आप जानते हो एक ही रिजल्ट आया था दोनों का। ठीक है, तो यहां तक आप लिखे, हमारे पास रिलेटिव आ गई एक 10 और एक आ गई हमारे पास 4। अगर हम यहां से बात करें तो हम यहां से क्या देख सकते हैं, हमारे पास अगर रिलेटिव देखना है आपको वेक्टर फॉर्म में नेट वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा ये आई कैफ और ये जे कैफ। यहां से हो जाएगा आपके पास 10 आई कैफ और प्लस का 4 जे कैफ। ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी। और अगर आप चाहते हो कि इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हो अंडर रूट में 10 का स्क्वायर और प्लस का 4 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई 1 रूट में 116 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर। ठीक है, और आगे देखिए भाई साहब, हमें निकालना है यहां से ये तो हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 देखिए, बी पार्ट हमारा क्या था, हमको निकालना था डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम पर, वो 10 सेकंड पर। तो भैया आप लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इन एक्स डायरेक्शन टी प्लस का हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इन एक्स डायरेक्शन इनटू का टी स्क्वायर। ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा। फाइनली रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी थी, तो 10 थी, तो 10 इंटू का 10, तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया 100 मीटर। तो एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव तो ये आ गया। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो 100 मीटर आई के। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर वाई डायरेक्शन में चेक करना है तो u1 2
बाई इंटू का टी प्लस का हाफ a12 बाई इंटू का टी स्क्वायर। फाइनली ये टर्म तो फिर से 0 हो गया। हमारे पास यहां से कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास दी है 4, तो 4 इंटू का 10 सेकेंड में पूछा था, तो आपके पास आ गया 40। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, वो आपके पास आ गया 40 मीटर। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसे भी आप लिख सकते हो 40 मीटर आई कैप। ठीक है, अगर आपको यहां से इस वैल्यू को भी मैं यहां लिख देता हूं, हमारे पास वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, तो वाई डायरेक्शन में है 4 मीटर पर सेकेंड, और एक्स डायरेक्शन में कितनी दी है, तो हमारे पास दी है 10 मीटर पर सेकेंड। देखो आपको निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन आई कैप, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जे कैप। तो भैया यहां से कितना आ गया, ये आ गया 100 आई कैप, और ये कितना आ गया 40 जे कैप। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना तो ऐसे आएगा, और अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड लगाइए और लिखिए यहां से 100 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ये जो भी इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ गया नेट डिस्प्लेसमेंट। आपको निकालना है यहां पर, देखो एंगल फाइंड करना था, सी पार्ट हमारा जो था वो एंगल फाइंड करना था, और आप जानते हो कि इस पर पार्टिकल चलेगा और एंगल यहां से बनेगा, और कितना हम लोग लिखते थे, tan थीटा की वैल्यू लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इन वाई डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इन एक्स डायरेक्शन। हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जरा देखिए, ये है हमारे पास 4, ये है 10, आपके पास ये कट के आ जाएगा 2/5, tan थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास 2/5, थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स और 2/5, ये आपका आंसर। ठीक है, तो जो बेसिक कहानी हमने पढ़ी है, उस बेसिक कहानी हमने उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं। इससे संबंधित और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किताबों में देखने को मिलते हैं, तो मैं हर एक वैरायटी आपको कवर कराऊंगा। अगले लेक्चर में इससे आगे की जो भी बातें होंगी वो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। अभी के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक।